वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम आपके नवम कक्षा के 15वां अध्याय मेघ आए कविता के प्रश्न उत्तर करेंगे, जिनके कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, बादलों के आने पर प्रकृति में जिन गतिशील क्रियाओं को कवि ने चित्रित किया है उन्हें लिखिए। तो ये आप भी जानते हैं कि जैसे ही बादल आते हैं तो आसपास का जो माहौल है वो पूरा परिवर्तित हो जाता है, और क्या-क्या गतिशील क्रियाएं होती हैं, क्या-क्या परिवर्तन आते हैं। तो पहला है, बयार नाचती गाती चलने लगती है, ज़ोर-ज़ोर से हवा चलने लगती है, पेड़ झुकने लगते हैं, मानो वो गर्दन उचकाकर बादलों को देखना चाह रहे हैं। आंधी चलने लगती है और धूल उड़ने लगती है, जैसे हवा चलती है तो धूल उठती है। और नदी मानो बांकी चितवन उठाकर ठिठक गई। और पीपल, पेड़ झुकने लगते हैं, हवा से तेज़ हवा के तेज़ बहाव से पेड़ झुकने लगते हैं। और लताएं पेड़ों की शाखाओं में चिपक जाती हैं। और तालाब जल से भर गए, जैसे ही बारिश हुई तो सारे तालाब पानी से भर जाते हैं। और क्षितिज पर बिजली चमकने लगती है, पहाड़ों पर बिजली चमकने का एहसास होता है, बिजली चमकती है। और धारासार जल बरसने लगा, जिसके कारण जगह जगह से बांध टूट गए। और बहुत सारा जल बरसता है, कभी कभी कई बार बाहर बाढ़ भी आ जाती है। ठीक है, तो इस तरह के परिवर्तन बारिश के बाद देखे जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित किसके प्रतीक हैं। कविता में आपने देखा कि धूल, पेड़, नदी, लता और ताल, ये शब्द प्रयोग किए गए। तो पूरी कविता में मानवीकरण अलंकार था, तो ये किसका प्रतीक बताए गए हैं। तो धूल, जैसे धूल भागी घाघरा उठाकर, तो धूल जो है वो मेघ रूपी मेहमान के आगमन पर उत्साहित होकर जो अल्लड़ छोटी छोटी बच्चियां होती हैं उनका प्रतीक है, कि छोटे छोटे जो बच्चे आगे पीछे घूम रहे होते हैं, तो धूल उन बच्चों का प्रतीक है। पेड़ गांव के आम आम व्यक्ति का प्रतीक है, जो मेहमान को देखने के लिए उत्सुक हैं, क्योंकि वो गर्दन उचकाए हुए देखने लगते हैं। तो जिस घर का दामाद होता है उसके आसपास जो घर होते हैं, वो उसे मेहमान को देखने के लिए गर्दन उचकाकर खिड़की दरवाज़ों से झाँकते हैं। तो पेड़ जो है आम व्यक्ति का प्रतीक है। नदी एक नवविवाहिता का प्रतीक है, जो घूंघट की ओट में तिरछी नज़र से मेघ को या गांव में आए हुए दामाद को देखती है। घूंघट डालने का रिवाज जो है वो गांव में होता है। जो नई नवेली दुल्हनें होती हैं या जिनकी शादी को भी बड़ा समय नहीं होता, वो घूंघट डाल के रखती हैं। और लता जो है वो नवविवाहिता है, जो उस दामाद की पत्नी है, उसका प्रतीक है। और वो अपने मायके में बड़े दिनों से जो है उस दामाद का इंतज़ार कर रही थी। और लता अर्थात मुरझाई हुई बेलें, जो बहुत समय से मेघों के बरसने का, पानी के बरसने का इंतज़ार कर रही थी। और ताल जो है वो घर का एक नवयुवक है, जो हमारी परंपरा है कि मेहमानों के आने पर उनको पानी लाया जाता है, उनके पैर धुलाए जाते हैं। तो ताल का जो तात्पर्य है वो एक नवयुवक उसका प्रतीक है। आपका अगला प्रश्न है, लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों। तो लता ने बादल रूपी मेहमान को किवाड़ की ओट से देखा, किवाड़ के पीछे से देखा, छिपकर देखा, क्योंकि वह अपने प्रियतम का कई दिनों से इंतज़ार कर रही थी। और वो रूठी हुई थी, क्योंकि उसे ये शंका थी कि वो आएंगे या नहीं आएंगे। तो एक तरफ तो एक स्त्री जो अपने पति का इंतज़ार कर रही है, उसके बारे में बताया है, और दूसरी तरफ प्रकृति पर उसका मानवीकरण अलंकार किया है कि जब बादल आने होते हैं, मेघ आने बरसने होते हैं, तो जो सारी लताएं होती हैं, पेड़ पौधे होते हैं छोटे छोटे, वो बड़ी बेसब्री से उनका इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो जो लता है वो किवाड़ की ओट से जो है अपने प्रियतम मेघ को देख रही होती है। अगला प्रश्न है आपका, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। तो इसमें जो है भाव यह है कि 1 साल बीतने को हो रहे थे, पर नवविवाहिता लता का पति मेघ उससे मिलने नहीं आया था। इससे लता के मन में जो भ्रम बन गया था, वह मेघ के ना आने से टूट गया, और वह क्षमा मांगने लगी। क्योंकि बहुत समय से जो है वो जो बेलें हैं वो मुरझा गई थी, अकुला गई थी। तो उन्हें एक भ्रम था कि क्या पता बादल बरसे या ना बरसे। पर जब मेघ बरसने लग गए, तो
क्षमा करो, गांठ जो है वो भ्रम की जो गांठ थी वो खुल गई और मेघ के आने पर लता प्रसन्न हो गई। बांकी चितवन उठा नदी छिटकी घूंघट सर के। तो जब मेघ रूपी मेहमान को देखने के लिए नदी रूपी नवविवाहिता ठिठक गई और उसने घूंघट उठाकर मेहमान को देखा। अगला प्रश्न है बच्चों आपका, मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या परिवर्तन आ गया? तो ये आपका सेम पहले क्वेश्चन की तरह है कि जैसे ही मेघ आया तो हवा चलने लगी, पेड़ झुकने लगे, आंधी और धूल चलने लगी और नदी नदी जो है वो बांकी होकर बहने लगी और बूढ़े पीपल झुकने लगे, लताएं पेड़ की ओट में छिपने लगी और तालाब के जल भर गए, आकाश में मेघ छा गए और अंत में छमछम बारिश होने लगी। और जो मेहमान है दामाद के आने पर गांव की कन्याएं और युवतियां प्रसन्न हो गई, क्योंकि वो खुश होती हैं कि दामाद जो मेहमान आया हुआ है घर में। और लोग अपनी खिड़की दरवाजे खोलकर उसे निहारने लगे, आते जाते लोग उन्हें गर्दन उठाकर देखने लगे और नव युवतियाँ जो थी वो घूंघट सरकाकर उन्हें टेढ़ी आंखों से निहारने लगी और बूढ़ी स्त्रियां और बूढ़ा जो बुजुर्ग थे वो विनम्रता पूर्वक उनका स्वागत करने लगे और अतिथि की प्रिया मान करने लगी। जो पत्नी थी दामाद की वो बहुत खुश होकर उनका सम्मान करने लगी। फिर अचानक वह क्षमा मांगने लगी, दोनों की आंखों से प्रेम अश्रु बहने लगे, क्योंकि दोनों के मन में जो भ्रम था मिलन ना हो पाने का वो अब टूट चुका था। अगला प्रश्न है, मेघों के लिए बन ठन के संवर के आने की बात क्यों कही गई है? तो मेघों के लिए बन ठन कर संवर कर आने की बात इसलिए कही गई है क्योंकि वर्षा के बादल काले भूरे रंग के होते हैं, नीले आकाश में उसका रंग मनोहरी लगता है। इसके अलावा गांव के बादलों को बहुत महत्व दिया जाता है और उनका इंतज़ार किया जाता है, क्योंकि हमारे गांव में जो है वो बादलों पर, वर्षा पर ही सारी खेती निर्भर होती है और सारा साल गर्मी के बाद जब बारिश होती है तो सबके मन को वो उत्साहित कर देती है। नेक्स्ट प्रश्न है, कविता में आए मानवीकरण अलंकार और रूपक अलंकार का उदाहरण खोज कर लिखिए। तो बच्चों, मानवीकरण अलंकार तो होता है जहाँ प्रकृति को मानव की तरह व्यवहार करता हुआ दिखाया जाए। तो बहुत सारे ऐसे पंक्तियां हैं जिनमें मानवीकरण अलंकार है। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, कि मेघों पर आरोप किया है मनुष्य की तरह बनने और संवरने का। आगे आगे नाचती गाती बयार चली, तो हवा जो है वो नाचती गाती हुई चल रही है, नाचना गाना मनुष्य स्वभाव है, तो ये भी मानवीकरण अलंकार है। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, गर्दन उचकाना या गर्दन उठाकर देखना ये भी मानवीय व्यवहार है, पर पेड़ों पर इसका आरोप करके यहाँ मानवीकरण अलंकार दिखाया है। धूल भागी घाघरा उठाए, बांकी चितवन उठा नदी ठिठकी, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधी लीनी, बोली अकुलाई लता, ओठ हो किवार की। ये सारे जो हैं मानवीकरण अलंकार है। हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के, परात पानी जो है वो मनुष्य ला सकता है, पर यहाँ बादलों पर ये आरोप करके मानवीकरण अलंकार दिखाया गया है। और रूपक अलंकार क्या होता है? रूपक होता है जहाँ दो वस्तुओं को का एक ही रूप बता दिया जाए, जैसे क्षितिज अटारी गहराई। यहाँ क्षितिज को छत बोल दिया गया है कि क्षितिज और छत को एक ही समान बना दिया है कि वहाँ दामिनी दमकी। तो यहाँ रूपक अलंकार है, क्षितिज को और अटारी को छत बता दिया गया है, एक ही रूप दोनों का बता दिया गया है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है। अगला प्रश्न है आपका, कविता में जिन रीति रिवाजों का मार्मिक चित्रण हुआ है उनका वर्णन कीजिए। तो बहुत सारे मार्मिक रिवाजों का यहाँ चित्रण बताया गया है कि एक तो मेहमान के आने पर जो सूचना मिलती है तो सारे गांव में एक प्रसन्नता की लहर छा जाती है। सारा गांव में ये खुशी होती है कि किसी के घर का दामाद आया है, तो वो सारे गांव का ही दामाद होता है। और उत्साहित और जिज्ञासु होकर मेहमान को देखना, हमारी संस्कृति में अतिथि देवो भव की संस्कृति है। तो जब भी कोई मेहमान आता है तो हम बहुत ज़्यादा उत्साहित होते हैं और हमेशा हमारे जो घर के बड़े होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, वही पहले जाकर मेहमान का आदर सत्कार करते हैं, बाकी
बात बाद में करते हैं। और जैसे ही मेहमान आता है तो उसे पैर धोने के लिए परात में पानी लाकर देते हैं, जो हमारी संस्कृति का भाग है। और नवविवाहिता स्त्री जो है वो एकदम अपने पति के सामने नहीं आती, वो घूंघट की ओट में आकर पहले मेहमान के पास आती है और बाद में जो है वो उससे वार्तालाप करती है। और मायके वाले की उपस्थिति में नवविवाहिता नायिका द्वारा अपने पति से बात ना करना, ये भी हमारे गांव में रिचुअल रहता था। पहले पहले लड़कियां जो है वो इतने सरेआम अपने पति से बात नहीं करती थी, एक शर्म सी एक अपने मन में रखती थी। तो ये भी हमारी संस्कृति का ही एक भाग है। तो इस तरह से बहुत सारी संस्कृति की बातें जो है वो इस कविता में कही गई हैं। अगला प्रश्न है, कविता में कवि ने आकाश में बादल और गांव में मेहमान आने का जो रोचक वर्णन किया है उसे लिखिए। तो एक तरफ जो है वो आकाश में बादल आए और एक तरफ गांव में दामाद आया और प्रकृति पर इसका आरोप किया गया मानवीकरण अलंकार द्वारा। तो मेघों की और दामाद की तुलना की गई। तो मेघ रूपी शहरी पाहुन के आते ही पूरा गांव उत्साह से भर उठा और हवा चलने लगी और पाहुन के आगे आगे पीछे चलने लगे। वो सभी ग्रामीण वासी ने अपने दरवाजे और खिड़कियां खोलकर वो देखने लगे कि नया मेहमान गांव में कौन आया है। पाहुन होता है परौना, जैसे हम बोलते हैं अपनी लोकल भाषा में। तो उस मेहमान के दर्शन करने के लिए सब जो है अपने दरवाजे खिड़कियां खोलकर देखने लगे। पेड़ ऊंचक ऊंचक कर पाहुन को देखने लगे। आंधी अपना घाघरा उठाए दौड़ चली। नदी बंकिम नयनों से मेघ की सजधज को देखकर हैरान हो गई और गांव के पुराने पीपल ने झुककर उनको नमन किया, उनका आदर किया। और आंगन की लता संकोच के मारे दरवाजे की ओट में सिकुड़ गई और बोली, तुमने तो वर्षों बाद हमारी सुध ली। गांव का तालाब पाहुन के स्वागत में पानी की परात भर लाया। क्षितिज रूपी अटारी लोगों से लद गई, मतलब बिजली चमकने लगी और वो सारे लोग जो है इकट्ठे हो गए दामाद को देखने के लिए। इस प्रकार पूरा गांव जो है उल्लास से भर गया। तो मेघों के आने पर जिस तरह की खुशी होती है गांव वासियों को, उसी प्रकार गांव में शहर का अगर कोई मेहमान आए तो वो प्रसन्नता गांव के लोगों में दिखाई दी जाती है, और ख़ासकर जब वो मेहमान दामाद हो। अगला प्रश्न है, काव्य सौंदर्य लिखिए। तो पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। तो प्रस्तुत पंक्तियों में पाहुन अर्थात दामाद के रूप में प्रकृति का मानवीकरण किया है और कवि ने प्रस्तुत कविता में चित्रात्मक शैली का उपयोग किया है। चित्रात्मक शैली होती है कि जब आप किन्हीं शब्दों को बोलें तो उसका चित्र एकदम आपकी आंखों के सामने उकेर जाए। जैसे मेघ आए बंठन के संवर के, तो एकदम हमारी आंखों के आगे मेघों का चित्र आ जाता है और वो बंठन के संवर के हमें दिखाई दे जाते हैं। इसमें बादलों के सौंदर्य का मनोहर चित्रण किया गया है और कविता की भाषा सरल है, सहज है और इसके साथ ग्रामीण शब्दों का प्रयोग भी किया गया है। जैसे पाहुन जो है, प्रौणा, ये हमारा ग्रामीण शब्द है। परात, ये भी हमारा ग्रामीण शब्द है। और यहाँ पर मेघ आए बंठन के संवर के, इसमें बंठन के, यहाँ ब वर्ण की जो आवृत्ति है, ब वर्ण को बार बार जो आ रहा है, इसके कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है। तो अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जब किसी काव्य पंक्ति में किसी वर्ण की आवृत्ति होता है 2 या 2 से बार आना। तो जब किसी काव्य पंक्ति में किसी वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो इस कविता में मानवीकरण अलंकार है, रूपक अलंकार है और अनुप्रास अलंकार भी है। तो ये इसका काव्य सौंदर्य है। तो ये था बच्चों हमारा मेघ आए के प्रश्न उत्तर। आशा है आपको समझ आए होंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।